अब एक सवाल हमारे पास चंडीगढ़ से आया है विक्रम कुमार जी का। ये फोन लाइन पर बने हुए हैं तो उन्हीं से पूछ लेता हूँ सवाल क्या है। विक्रम जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी कि जैसे कि एनआरआई से मैंने प्रॉपर्टी ली है यहाँ पे इंडिया में, तो उसके ऊपर मुझे कितना टीडीएस देना पड़ेगा जी? अच्छा, एनआरआई से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है? हाँ जी। अच्छा, तो उस पर कितना टीडीएस देना पड़ेगा? एनआरआई से इन्होंने खरीदी है। मतलब इन्होंने एनआरआई को बेची नहीं, इन्होंने एनआरआई से खरीदी है। तो उसमें तो नॉर्मल जो टैक्स जाता है वो 1% टीडीएस होता है जो वो आपका काटेंगे। उल्टा अगर होता लक्ष्मण, ज्यादातर उल्टा होता है क्योंकि ये तो एक साधारण, क्योंकि ये तो केस में क्या होगा कि इनके केस में 1% जो टीडीएस कटता है 194I में वो कटेगा। पर अगर इससे रिवर्स होता तो फिर सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है क्योंकि उसमें तो 20% कटता था। अब जब से कैपिटल गेन 12.5% हुआ है तो अब 12.5% कटना। मैंने देखा कुछ हाल में डील हुई, लोग 20% ही काटे जा रहे हैं, वो ये भूल गए कि रेट चेंज होगा। तो आपके केस में तो क्योंकि आप खरीदार हैं, वो बेचने वाले हैं और खरीदार की जिम्मेवारी दूसरी तरफ से बनती है, तो 1% ही टीडीएस इस पे अप्लाई होगा। अगर रिवर्स होता तो फिर सिचुएशन कुछ और होती। तो विक्रम कुमार जी सिर्फ 1% टीडीएस कटेगा, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? नहीं, कंफ्यूजन नहीं, मैंने यहाँ पे कंफर्म करा था जी, जो हमारा यहाँ पे सीए है उन्होंने बोला कि अगर एनआरआई सेलर है और हम जैसे बायर है तो 14.30% उन्होंने बोला है। 14.13% नहीं, 14.30% तो कोई रेट नहीं है, क्योंकि या तो 20% होता था जो आप 12.5% है, 12.5 पे हो सकता है वो सरचार्ज लगा के 14.3 कैलकुलेट कर। लेकिन वो भी इन पे नहीं बनता है। वो भी इन पे नहीं बनता है। आप एक बार फिर से विक्रम जी उनको डबल चेक कर लीजिए, उनको बोलिए पूरी तरह से एक बार थरली इसको चेक कर लें और चेक करके आप दोबारा इसको कंफर्म कर लें। हो सकता है, क्योंकि जैसा कि कोहली साहब ने बताया कि एनआरआई के ऊपर ही देनदारी बनती है 12.5%, उसमें सरचार्ज मिला के 14% बनता होगा, बन सकता है। लेकिन वो एनआरआई जो बेच रहा है उस पर जिम्मेदारी बनती है, आप पे नहीं बनती, आपके सिर्फ 1% की बनती है। तो आप इसको एक बार दोबारा से, मैं विक्रम जी को सलाह दूंगा, एक बार फिर से चेक करिए और कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर ये हमारे पास दोबारा एक दफे अच्छे से चेक कर। चलिए, अब एक और मुद्दा है, वो है खासतौर से दिवाली के मौके पे आप में से कई लोगों के पास अच्छे खासे गिफ्ट आए होंगे, महंगे गिफ्ट भी आए होंगे, और अब कई लोग ऐसे हैं जो शादियों के सीजन में प्रवेश कर रहे हैं। नवंबर में ढेर सारी शादियां भी होने वाली है, तो वहाँ भी ढेर सारे गिफ्ट आएंगे। तो गिफ्ट तो मिलने पे तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन कई बार लोग इनकम टैक्स को भूल जाते हैं। तो कोहली साहब, क्या गिफ्ट पे भी इनकम टैक्स की नज़र रहती है? मैं 4-5 कैटेगरीज में ये सारे नियम, आपने जितनी बातें बोली, कवर कर देता हूँ। पहले तो अगर आपको रिश्तेदारों से गिफ्ट आते हैं, हम पहले इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, शादी ब्याह पे आए या दिवाली किसी त्योहार पर, कितने का भी है वो कितने का भी है, उसमें आपको पता है वो जो 56(2) में स्टैंडर्ड रिश्तेदारों की लिस्ट है जिसमें मदर, फादर, बहन, मोटा मोटी सारे उसमें शामिल हैं, उसमें रिलेटिव्स होते हैं। उसके बाद जो शादी ब्याह पे आते हैं लक्ष्मण, नहीं इसको साफ कर दो, रिश्तेदारों से कोई भी गिफ्ट है, कितने के भी गिफ्ट है, इनकम टैक्स, हाँ बस सिर्फ आना चाहिए चेक से, कैश का अवॉइड करिए, इनकम टैक्स का कोई झंझट नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी, अब दूसरा, जब आप स्टेज पे खड़े हो जाते हैं ना शादी में, आप देखो दूल्हा दुल्हन खड़े हुए हैं, स्टेज सजी हुई है और जाके वो जो लिफाफे दिए जाते हैं, और एक वो कोई आंटी भी खड़ी होती हैं, वो लिफाफे इकट्ठे करते जाती हैं। तो वेडिंग के मौके पे जितने भी गिफ्ट आते हैं, बहुत अच्छी बात यह है कि वो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है। पर किसके लिए? सिर्फ दूल्हा दुल्हन के लिए। अच्छा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूल्हा और दुल्हन को जितना भी शादी के मौके पे गिफ्ट आ रहा है वो टैक्सेबल नहीं है। अब यहाँ सवाल आया कि दूल्हे साहब के पिताजी को या दुल्हन की माताजी को किसी को बड़ा गिफ्ट आ गया, उसमें सिर्फ 50,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन। ये बड़ा दिलचस्प है कि दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट मिला और कोई दूल्हे की माँ या सास सोचे मैं अपने पास रख नहीं सकती। हमने उससे ले ले आगे, दुल्हन से ले ले या दूल्हे से ले ले, पर सीधा अगर उनको आ रहा है अभी तो फिर बड़ी मान्यताएं, बड़ी परंपरा, रीति रिवाज होते हैं जहाँ लोगों को बड़े बड़े गिफ्ट आते हैं। तो 50,000 से ऊपर अगर आप दूल्हा दुल्हन के अलावा वेडिंग में गिफ्ट आ रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। लोग उठा के सीधा बैंक में जमा कर देते हैं, बैंक में भी आ जाता है कई दफे, तो उस पर कल को टैक्स का नोटिस आ सकता है। और चौथी बात इसमें ध्यान रखने वाली लक्ष्मण ये है कि इस पे से आने वाली जो इनकम होती है, मैंने कुछ लोगों को देखा वो कि ये तो गिफ्ट आया था, ये तो माफ था, तो इस पे इनकम भी माफ होगी। उस पे होने वाली इनकम टैक्सेबल है। आप उस गिफ्ट को कहीं निवेश कर रहे हैं, बहुत बड़ा पेज है कि आपने गिफ्ट आया और कहीं निवेश किया कि ये तो एग्जेम्प्ट गिफ्ट था, तो इस पे तो पैसे देने बनते नहीं, तो इनकम उसकी टैक्सेबल है। और आखिरी बात लक्ष्मण ध्यान देने वाली बात है कि डिस्क्लोजर इसका करना जरूरी है। उन गिफ्ट को एक आयकर रिटर्न में एक शेड्यूल होता है जिसको हम शेड्यूल EI कहते हैं, उसको कहते हैं एग्जेम्प्ट इनकम।
इन गिफ्ट्स को वहां पर दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है। मैं उन गिफ्ट्स की बात कर रहा हूं जो दूल्हा दुल्हन को आए हैं या जो 50,000 के अंदर बाकी के रिश्तेदारों को गिफ्ट आए हैं, उनको आप आयकर रिटर्न में दिखाएं, वरना कल को ये अमाउंट जब आपसे पूछा जाएगा आपके स्टेटमेंट में कि कहां से आया, तो आप पे ये इल्जाम लग सकता है कि ये तो आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया है आज तक। चलिए, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। गिफ्ट मिलने की खुशी में इन नियमों को भूल मत जाइएगा। हालांकि कोई पेश आएगा तो हम लोग बैठे हुए हैं, tax@moneycontrol.com पर आप लिखिएगा। और फिलहाल